हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज से मैंने आपके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग की थ्योरी मैं आपको कराऊंगा। पूरे की पूरी कॉस्टिंग की थ्योरी यूट्यूब पर अपलोड होगी विद पूरे के पूरे स्टडी मैट के एमसीक्यू, फिलअप, ट्रू फॉल्स सब। तो ये मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है जो कि रिसेंटली जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए है। एक बात मैं आपको और कह देता हूं, अगर आप दिसंबर अटेम्प्ट के हो चाहे आप जून अटेम्प्ट के हो, ये दोनों के लिए एप्लीकेबल रहेगा। प्लस ये थ्योरी पुरानी नहीं होगी दोस्तों, अगर नया सिलेबस भी आ जाता है तब भी ये थ्योरी एप्लीकेबल है टू द न्यू सिलेबस। क्यों? क्योंकि भैया उसके अंदर कुछ चैप्टर भी नहीं हटने वाले। नए सिलेबस के अंदर कॉस्टिंग में कुछ भी माइनर चेंज आएंगे तो, नहीं तो कुछ चेंज नहीं आने वाला, क्योंकि बढ़िया सिलेबस है कॉस्टिंग से रिलेटेड। पूरे कॉस्टिंग का, पूरे कॉस्ट अकाउंटिंग, सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग की मैंने 35 लेक्चर्स डाले हुए हैं यूट्यूब के अंदर। आप अगर कॉस्ट अकाउंटिंग करके सीएमए इंटर सर्च करोगे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। प्लस थ्योरी भी मैं उस प्लेलिस्ट के अंदर जोड़ दूंगा। दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको वो प्लेलिस्ट मिल जाएगी कॉस्टिंग की, जिसमें 35 लेक्चर मैं आपको करा चुका हूं, जिसके अंदर 3 चैप्टर कराए हैं। पहला वाला चैप्टर बेसिक का, मटेरियल चैप्टर को पूरा का पूरा, और आपका ये जो कॉस्ट शीट वाला चैप्टर है वो मैंने आपसे डिस्कस करा है उसमें। अच्छा, अब मैं इन एंड लास्ट में मेरा पर्पस ये लाने का था, मतलब अभी रिसेंटली जुलाई में एग्जाम होने वाले हैं, तो लास्ट में लाने का पर्पस कॉस्टिंग की थ्योरी इसलिए है क्योंकि आपको ये कॉस्टिंग की थ्योरी को याद नहीं करनी दोस्तों। आपसे कॉस्टिंग की थ्योरी नहीं पूछेगा पेपर के अंदर, इसको सिर्फ आपको समझकर पढ़ना है और आपके माइंड में रिटेन करना है। इसकी एक लाइन, एक एक चीज आपको याद नहीं करनी, एक एक चीज आपको याद नहीं करनी। ठीक है जी। पहली बात तो मैंने आपको ये क्लियर कर दिया है कि जो भी मैंने आपको ये नोट्स दूंगा, अब ये नोट्स कहाँ मिलेंगे आपको? सर नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करने के बाद उसमें सर्च कर सकते हैं आप कॉस्ट अकाउंटिंग नोट्स, ऐसे करके सर्च करेंगे तो आपको ये नोट्स मिल जाएंगे पीडीएफ के फॉर्मेट के अंदर, मैंने वहां पर पुट कर दूंगा। ठीक है। अभी के लिए जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना मैं डाल दूंगा, एक फुल फ्लैज नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और फुल फ्लैज नोट्स आपको दीपक क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। अभी नहीं, जैसे ये पूरा इन एंड जब चैप्टर खत्म हो जाएंगे, पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी, तब आप वहां पर जाइएगा। आइए मैं अब स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैंने जो चैप्टर लिया है वो चैप्टर का नाम है मटेरियल चैप्टर। मटेरियल चैप्टर हर कोई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो कर लेता है, हर टीचर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से तो मटेरियल पढ़ा देता है, पर थ्योरी एस्पेक्ट से मटेरियल चैप्टर को नहीं पढ़ा पाते, या पढ़ाते नहीं है, पता नहीं, मुझे पढ़ाते भी होंगे भैया। मैं आपको पूरे मटेरियल चैप्टर की थ्योरी कराऊंगा और साथ में इसके जितने भी एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स हमारे स्टडी मटेरियल के अंदर है वो भी मैं आपको साथ के साथ कराऊंगा। ज्यादा देर बात कर ली है क्योंकि ये पहली वीडियो, इसलिए मैं पहले लेक्चर में आपको सारी बातें क्लियर कर देना चाहता हूं। उसके बाद मैं कोई भी ऐसी बातें नहीं करके सीधा सीधा कॉन्सेप्ट पे आया करूंगा, क्योंकि क्लास चलेगी प्रॉपर। ठीक है। दोबारा बता देता हूं सर, पूरे के पूरे स्टडी मैट की थ्योरी प्लस पूरे के पूरे स्टडी मैट के एमसीक्यू, ट्रू फॉल्स, फिलअप सब कराने वाला हूं यूट्यूब के अंदर। पूरे लेक्चर फ्री होने वाले हैं, कोई भी आपको पैसे देने की नीड नहीं है। इसकी अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा या कॉस्ट अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। मैंने चैप्टर नंबर मटेरियल से स्टार्ट इसलिए करा है क्योंकि चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। इसके लिए आपको प्लेलिस्ट में, कॉस्ट अकाउंटिंग प्लेलिस्ट में जाकर वहां पर देखने होगी, पहले 5 लेक्चर में आपको चैप्टर नंबर 1 की थ्योरी मिल जाएगी, उसके सिर्फ एमसीक्यू कराऊंगा मैं। ठीक है। इसलिए मैंने मटेरियल चैप्टर पहले लिया हुआ है, और चैप्टर मटेरियल है सीएम एंटर ग्रुप 1 के लिए रहेगा, और इसकी थ्योरी पूरा है, आप मेरे साथ एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहली थ्योरी जो आती है, मैंने आपसे फिर कहा ये थ्योरी को आपको याद नहीं करना, इसकी एक एक लाइन आपको याद नहीं करनी। इस बिल ऑफ मटेरियल का क्या मतलब होता है वो आपको समझना है बस। इससे भी आप पर एमसीक्यू आएंगे, उस पर टिक लगाने हैं। थ्योरी आपसे बहुत कम पूछता है। इन एंड मैं आपको फिर भी कोई थ्योरी क्वेश्चन अगर इंपॉर्टेंट होगी वो आपको लिखवा दूंगा, अदरवाइज आपको याद नहीं करनी है। याद नहीं करनी, समझना है, पढ़ना है, मीनिंग वर्ड का क्या है वो पढ़ना है। तो पहला हमारा चैप्टर है मटेरियल, और मटेरियल चैप्टर में सबसे जो पहला पार्ट आता है वो है बिल ऑफ मटेरियल। अब बिल ऑफ मटेरियल की बात करेंगे तो बिल ऑफ मटेरियल क्या है दोस्त? कहता है बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर prepared by the drawing office and issued it together with necessary blueprint of drawing। क्या मतलब है? बिल ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है वो समझते हैं। देखिए, जब भी आपको किसी कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है,
किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर की। फॉर एग्जाम्पल लेते हैं, मान लीजिए आपकी एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के अंदर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे, मान लो आपकी एक पेन बनाने वाली फैक्ट्री है, और मैंने आपसे कहा कि सर ये पेन मैं ऑर्डर दे रहा हूं, मुझे 100 पेन की इसकी नीड है। अब आपके पास एक ऑर्डर आया 100 पेन का, आपने कहा भाई 100 पेन को बनाने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। आपने वो लिस्ट बना ली कि भाई ये आपने बनाया कि भैया मुझे इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। 100 पेन का आपको ऑर्डर मिला है और उस पेन के लिए मुझे इतने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। तो मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर, क्लियर। पार्ट्स कि पेन के लिए आपको ऊपर का पार्ट्स, अंदर के इंक्स, मतलब पार्ट्स इंक्लूडेड है मटेरियल के अंदर। मतलब क्या मटेरियल की जरूरत होगी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए। तो दोस्तों ये क्या होता है, बिल ऑफ मटेरियल एक ऐसा कंप्लीट शेड्यूल होता है जिसके अंदर ये बताया जाता है, बिल ऑफ मटेरियल में एक ऐसा कंप्लीट शेड्यूल है जिसके अंदर बताया जाएगा कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए कितने पार्ट्स मटेरियल की जरूरत होने वाली है, इसको बनाया जाएगा। जैसे कि ये पेन का डिजाइन कैसा होने वाला है। बेसिकली ये पेन आपको नीचे से पतला होगा, ऊपर से थोड़ा मोटा होगा, ऊपर निप होगी, ये नीचे निप होगी, जो भी इस पेन का डिजाइन। तो इसको बनाने वाले डिजाइन ड्राइंग ऑफिस में बेसिकली क्या करते हैं, हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिजाइन देखकर कितना मटेरियल इसके अंदर जरूरत पड़ेगा, अगर हम इस तरीके से डिजाइन बनाएंगे तो इसका मटेरियल इतना लगेगा, अगर हम थोड़ा मोटा पेन बनाते हैं तो मटेरियल ज्यादा लगेगा, अगर पतला पेन बनाएंगे तो मटेरियल कम लगेगा। उस हिसाब से डिजाइन के हिसाब से मटेरियल की रिक्वायरमेंट, मटेरियल के पार्ट्स की जरूरत होती है। तो हम एक ब्लूप्रिंट बना लेते हैं, एक समझ के एक बिल बना लेते हैं, एक डॉक्यूमेंट में सारी रिक्वायरमेंट्स, डिजाइन क्या होने वाला है, उस डिजाइन में कितना मटेरियल के पार्ट्स, मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा उस डॉक्यूमेंट को बिल ऑफ मटेरियल कहेंगे। दैट इज द मीनिंग ऑफ बिल ऑफ मटेरियल। तो बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट शेड्यूल ऑफ पार्ट एंड मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्डर। बिल ऑफ मटेरियल एक कंप्लीट शेड्यूल है, कंप्लीट बातें बता रहा है किसके बारे में, पार्ट्स, मटेरियल जो जरूरत होने वाली है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। प्रिपेयर बाय द, कौन प्रिपेयर करता है, ड्राइंग ऑफिस एंड इशूड बाय इट टुगेदर विद द नेसेसरी ब्लूप्रिंट ऑफ द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं कि आप ड्राइंग बना रहे, ड्राइंग्स का मतलब ये है कि आपने डिजाइन बनाया, उसमें एक डॉक्यूमेंट में आपने डिजाइन बनाया है, उसके अंदर आपने रिक्वायरमेंट बताई है कि ये पार्ट्स लगेगा, ये मटेरियल लगेगा, दैट इज कॉल्ड ड्राइंग ऑफिस। ठीक है जी। चलिए, तो बिल ऑफ मटेरियल का मतलब आपको समझ में आया, याद करने की नीड नहीं है कि बिल ऑफ मटेरियल का मतलब होता है, बिल ऑफ मटेरियल इज अ कंप्लीट शेड्यूल फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट एंड मटेरियल फॉर अ पर्टिकुलर जॉब, पर्टिकुलर ऑर्डर। इट इज इशूड बाय द ड्राइंग ऑफिस विद अ ब्लूप्रिंट ऑफ ड्राइंग्स। ऐसे याद करने की नीड नहीं है दोस्तों, आपको सिर्फ समझना है बिल ऑफ मटेरियल के अंदर सिर्फ एक कंप्लीट शेड्यूल होता है जिसके अंदर, मैं आपको बता रहा हूं एक एक चीज बार बार इसलिए बोल रहा हूं। बहुत सारे स्टूडेंट नीचे कमेंट करके कहते हैं कि सर आप एक ही बार को 5-5 बार रिपीट करते हैं। रीजन है उसका, 5-5 बार रिपीट करने से आपके दिमाग में 5-5 बार जाएगा है वो। और मेरा पर्पज ये है कि अगर आपको थ्योरी पढ़ाऊं तो 5 बार रिपीट करके आपके दिमाग में फिट कर दूं। ठीक है जी। आप इसको आप जो मान लीजिए, आप जो समझिए। समझाने के बाद बार बार रिपीट करने का रीजन यही होता है मेरा कि वो चीज आपके माइंड में घुस जाए और बाद में आपको दोबारा उसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़े। अगर एक सिंपल वर्ड में कहूं, एक और बार रिपीट करूंगा, एक सिंपल वर्ड में कहूं कि बिल ऑफ मटेरियल क्या है, तो बिल ऑफ मटेरियल एक कंप्लीट शेड्यूल होता है जिसमें एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बारे में पार्ट्स और मटेरियल की रिक्वायरमेंट बताई जाती है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया? ओके। अगला हमारा पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है मटेरियल रिक्विजिशन नोट। मटेरियल रिक्विजिशन नोट, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बारे में क्या लिखा कहता है, मटेरियल रिक्विजिशन नोट, एक मिनट दूसरा पेन ले लेते हैं। मटेरियल रिक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द डिपार्टमेंट इन चार्ज रिक्वेस्टिंग। ओके, पहली लाइन में हमें ये पता चला कि मटेरियल रिक्विजिशन एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। ओके, और बिल ऑफ मटेरियल भी एक डॉक्यूमेंट ही था बेटा, ये है दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट ही है। बिल ऑफ मटेरियल की बात कर लो, चाहे आप मटेरियल रिक्विजिशन नोट की बात कर लो, डॉक्यूमेंट। और ये मटेरियल रिक्विजिशन नोट इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछेगा इससे, तो इसलिए ध्यान समझिए। मटेरियल रिक्विजिशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो डिपार्टमेंट द्वारा इशू करा जाता है, रिक्वेस्ट करी जाती है इस डॉक्यूमेंट से। रिक्वेस्टिंग द स्टोर कीपर, किसको रिक्वेस्ट कर रहे हैं? स्टोर कीपर को। टू इशू अ सर्टेन मटेरियल टू अ जॉब स्टैंडिंग ऑर्डर नंबर, इट इज एन इंपॉर्टेंट
document as it is authorized issue of material from store thereby should be authenticated by appropriate authority। मैं इसके बारे में आपको बताता हूं। एक मिनट दीजिएगा दोस्त। फुल स्क्रीन पे आ गया। हाँ जी, आ जाइए दोस्त। मैं ये कह रहा था कि मटेरियल रिक्विजिशन नोट क्या है। देखिए, मटेरियल रिक्विजिशन नोट के बारे में अगर कहूं तो ये बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है और इस डॉक्यूमेंट को आप कह सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए बनाया जाता है। किससे रिक्वेस्ट करेंगे सर? स्टोर कीपर से। ये डॉक्यूमेंट क्या है, रिक्वेस्ट करने के लिए बनाया जाता है और किससे रिक्वेस्ट करेंगे? स्टोर कीपर से। एक बार मैं आपको बता दूं कि आप इसको 1.5 की स्पीड से देखें तो ज्यादा बेटर अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं स्लो हूं, तो इसलिए आप अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो स्पीड बढ़ा सकते हैं। अच्छा, ये देखिए सर, मटेरियल रिक्विजिशन इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय द डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट इशू करेगा क्या करने के लिए? रिक्वेस्ट करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? रिक्वेस्ट करने के लिए। रिक्वेस्ट करेगा स्टोर कीपर से कि भाई ऐसा कर कि एक सर्टेन मटेरियल इस पर्टिकुलर जॉब में डाल दो। मतलब एक स्टोर डिपार्टमेंट होगा और इस स्टोर डिपार्टमेंट को मान लो हम एक डिपार्टमेंट में हैं, हमारा काम होता है कि स्टोर वालों को बताना कि इतना मटेरियल इस वाले जॉब में जाएगा। ठीक है जी। तो मान लीजिए यहाँ पर होगी फैक्ट्री, ये मैं हूँ डिपार्टमेंट, ये हो गया स्टोर। मान लीजिए आप स्टोर के अंदर काम कर रहे हैं, आप स्टोर कीपर हो, मैं डिपार्टमेंट में काम करता हूँ जो ये बताएगा कि कितना मटेरियल, कैसा मटेरियल कहाँ पर जाना है। अब मैं आपको बोलूंगा कि भाई इस पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल आप क्या करो, इस पर्टिकुलर जॉब में भेज दो, ये बोलूंगा। आप कहोगे सर ऐसे नहीं, लिखित में दो आप, हम ऐसे नहीं भेजेंगे वर्बली। मैंने आपको लिख कर दिया कि मैंने कहा मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैंने आपको एक रिक्वेस्टिंग लेटर भेजा, मैंने आपसे कहा कि मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये वाले टाइप का मटेरियल इस पर्टिकुलर जॉब पर भेज दीजिए, कर दीजिए। तो जो जिस डॉक्यूमेंट में मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज मटेरियल रिक्विजिशन नोट। सिंपल। तो मटेरियल रिक्विजिशन नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो डिपार्टमेंट द्वारा इशू करा जाता है स्टोर कीपर को। स्टोर कीपर को बताया जाता है कि भाई ये पर्टिकुलर टाइप का मटेरियल इस पर्टिकुलर जॉब में डाल दीजिए, भेज दीजिए। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है जी। और जो डॉक्यूमेंट इशू करने वाला है ना डिपार्टमेंट, वो ऑथराइज ऑथेंटिकेट होना चाहिए। एक तो उसको ऑथराइजेशन हो कि यार वो इशू कर सकता है, ठीक है जी, ये ऑथराइजेशन उसके पास होनी चाहिए। अगला है परचेज रिक्विजिशन। परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट। फिर रिक्विजिशन, जहां जहां वर्ड रिक्विजिशन आया समझ लीजिए वो रिक्वेस्ट करने पे बेसिस पर है। अब क्या रिक्वेस्ट करी जा रही है? कह रहा है परचेज रिक्विजिशन इज अ रिक्वेस्ट मेड टू अ परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोक्यूर, मतलब होता है खरीदना। प्रोक्यूर मतलब क्या होता है दोस्त? खरीदना होता है। प्रोक्यूर मटेरियल ऑफ अ गिवन डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिक्वायर्ड क्वांटिटी विद अ स्पेसिफिक पीरियड। पहले इतनी बात समझिए, परचेज रिक्विजिशन एक ऐसा रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट होता है जो कि परचेज डिपार्टमेंट को दिया जाता है। परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट, ये डॉक्यूमेंट देंगे, परचेज डिपार्टमेंट से कहेंगे कि भाई आप ये वाले डिस्क्रिप्शन का मटेरियल, इतनी क्वालिटी का और इतनी क्वांटिटी का मटेरियल आपको खरीदना होगा। परचेज डिपार्टमेंट को कहा जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है, सर ये वाला मटेरियल इतनी क्वांटिटी का, इतनी क्वालिटी का मटेरियल आपको खरीदना है इस स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब 1 हफ्ते के अंदर खरीद के दे दो, या 2 हफ्ते के अंदर या 1 महीने के अंदर दे दीजिए। इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट। फॉर्मल रिक्वेस्ट का मतलब ये हो गया कि कंपनी के अंदर ही, फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन आपने पढ़ी है, कंपनी के बाहर, लंच पीरियड पर, आउटसाइड द कंपनी, ये इनफॉर्मल होता है। फॉर्मल में क्या होता है? एक पर्टिकुलर रिक्वेस्ट नोट आपको देना होगा, इसको हम परचेज रिक्विजिशन कहेंगे। एंड ऑथराइज्ड टू द परचेज डिपार्टमेंट टू इशू अ परचेज ऑर्डर। और परचेज डिपार्टमेंट को ये ऑथराइजेशन मिली है कि वो परचेज ऑर्डर इशू करेगा। अब सर ये परचेज रिक्वेस्ट कौन करेगा? परचेज रिक्विजिशन करेगा कौन? बेसिकली जिनको मटेरियल की जरूरत है, जो आपको, जिनको पता है कि कितनी क्वालिटी का, कितनी क्वांटिटी का और कितने डिस्क्रिप्शन का मटेरियल लेकर आना है जिस पर्सन को। और वो कौन लोग होंगे? जो फैक्ट्री में काम करने वाले होंगे, वही बताएंगे परचेज डिपार्टमेंट को, भैया इतने मटेरियल की नीड है, इतनी क्वालिटी, इतनी क्वांटिटी की जरूरत है इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए,
वो एक लेटर लिखकर परचेज डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे, परचेज डिपार्टमेंट फिर आगे उसको खरीदेगा, प्रोक्यूर मटेरियल करेगा। प्रोक्यूर मतलब होता है खरीदना, खरीदेगा। और परचेज डिपार्टमेंट को फुल्ली ऑथराइजेशन है कि जो ऑर्डर आया है किसके द्वारा, फैक्ट्री से जो ऑर्डर आया है कि ये मटेरियल खरीदना है, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। क्या बोलते हैं उसको, फैक्ट्री से जो ऑर्डर मिलता है परचेज डिपार्टमेंट को कि ये पर्टिकुलर मटेरियल इस क्वालिटी का इस क्वांटिटी का खरीदना है, दैट इज कॉल्ड परचेज ऑर्डर। वो परचेज ऑर्डर खरीदेगा गिवन स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, जो भी टाइम उन्होंने बताया होगा। बताइए सर, बात क्लियर है यहाँ तक। द परचेज रिक्वेजिशन इज प्रिपेयर्ड इन 3 कॉपी। ये 3 कॉपी में बनाया जाता है। 3 ही कॉपी बनाई जाती है, 3 कॉपी। पहली कॉपी, द ओरिजिनल विल बी सेंड टू द परचेज डिपार्टमेंट। ओरिजिनल कॉपी को तो परचेज डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। मतलब बेसिकली हम डॉक्यूमेंट में लिखेंगे परचेज रिक्वेजिशन नोट, मतलब सिंपल है, कंपनी के अंदर एक परचेज रिक्वेजिशन नोट करके एक डॉक्यूमेंट होगा। जैसे आप बैंक में जाते हैं ना, तो बैंक में जाकर कैश निकालने के लिए अलग रिसिप्ट मिलती है, मिल जाती है आपको। कैश डिपॉजिट करने के लिए अलग रिसिप्ट मिल जाती है आपको। एटीएम के इशू कराने के लिए अलग रिसिप्ट, चेकबुक इशू कराने के लिए अलग मिलता है। ऐसे करके बहुत सारे डॉक्यूमेंट मिल जाते हैं आपको। लिखा होता है ऊपर, केवाईसी फॉर्म अलग होता है, सिंबल ऐसी भी होता है। कंपनी के अंदर परचेज रिक्वेजिशन अलग होता है, मटेरियल रिक्वेजिशन अलग होता है, बिल ऑफ मटेरियल का डॉक्यूमेंट, सबके डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। परचेज, मैं एज अ फैक्ट्री के अंदर गया, परचेज रिक्वेजिशन उठाया, मैंने भरना चालू करा, मुझे इतने डिस्क्रिप्शन में इतने मटेरियल का इतना नोट। अभी आप अगर अपने स्टडी मैट के अंदर देखेंगे तो आपको परचेज रिक्वेजिशन नोट मिल जाएगा। ये रहा डिस्क्रिप्शन, ये रही क्वालिटी, ये रही क्वांटिटी, ये सब आपको एक पेज मिले। खाली पन्ने में रिक्वेस्ट नहीं करनी, सब फॉर्मेट बना होता है, उसके अंदर फिल करना होता है। फिल कर दिया आपने, उसकी 3 कॉपी करा ली। पहली कॉपी तो परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी कि भैया ऐसा है, ये परचेज ऑर्डर है, इसको मंगवा देना। ओके, खत्म। ओरिजिनल कॉपी तो भेज दी, जो वहां से निकाली थी आपने परचेज रिक्वेस्ट। डुप्लीकेट कॉपी मतलब फोटो कॉपी आपने, बेसिकली आप डॉक्यूमेंट वाले के पास गए, मैंने कहा, उसने उससे बोला भाई परचेज रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट दिए, उसने निकाल के दिया, आपने उसको फिल करा, उसकी 2 कॉपी करा ली और 3 हो गई। ओरिजिनल वाली तो परचेज डिपार्टमेंट को भेज दी। डुप्लीकेट कॉपी विल रिटेन बाय द इंडेंटिंग, मतलब रिक्वेस्टिंग इंटीमेशन। जिस पर्सन ने रिक्वेस्ट करी थी वो एक कॉपी खुद रखेगा। पहली कॉपी ओरिजिनल किसको देगा, परचेज डिपार्टमेंट को। दूसरी कॉपी देगा आपको रिक्वेस्टिंग, जिसने रिक्वेस्ट करी थी डिपार्टमेंट ने। ट्रिप्लीकेट विल बी सेंड टू द अप्रूवर फॉर अप्रूविंग द परचेज रिक्वेजिशन। जो तीसरी कॉपी होगी वो एक ऐसे पर्सन को दी जाएगी, ऐसे डिपार्टमेंट को दी जाएगी जो इस परचेज ऑर्डर को अप्रूव करेगा। बेसिकली यहाँ पर 3 जने हो गए, एक परचेज डिपार्टमेंट हो गया, एक वो पर्सन जिसने रिक्वेस्ट करी थी, एक अप्रूवर बैठा है जो अप्रूव करेगा कि हाँ ये वाला ऑर्डर मंगा दो। 3 कॉपी दी जाएगी। ओरिजिनल वाली परचेज डिपार्टमेंट को कहेंगे भाई ये वाला ऑर्डर चाहिए, अप्रूवर वाले ने अप्रूव कर दिया, दूसरे जिसने रिक्वेस्ट करी, तीनों को एक कॉपी मिल जाएगी। अब इसके अंदर क्या लिखा होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कौन से टाइप का मटेरियल की नीड है, व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल इज परचेज, कौन से टाइप का मटेरियल खरीदना भैया, व्हाट टू बी परचेज एंड हाउ मच इज टू बी परचेज, कौन से टाइप का है, कितना खरीदना है, कैसे खरीदना है, कितनी क्वांटिटी में खरीदना है, कैसी क्वालिटी में खरीदना है, सब आ जाएगा जी। यहाँ पर एक वर्ड लिखा था ऊपर, अगर आपने नोटिस करा होगा तो एक वर्ड लिखा था यहाँ पर परचेज, नहीं ये रहा परचेज ऑर्डर। यहाँ पर एक वर्ड रखा था परचेज ऑर्डर, चल नहीं रहा क्या, चल भाई नहीं चल। यहाँ एक वर्ड लिखा था परचेज ऑर्डर, दिख रहा है आपको, परचेज ऑर्डर, तो वही नीचे लिख दिया परचेज ऑर्डर का मतलब। परचेज ऑर्डर का क्या मतलब होता है हमने नीचे डिस्कस कर लेते हैं एक बार। ये कह रहा है कि देखो परचेज ऑर्डर क्या है, परचेज ऑर्डर को पीओ से बोलेंगे। इट इज अ रिक्वेस्ट मेड इन राइटिंग टू सिलेक्टेड सप्लायर टू डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ द रिक्वेस्टिंग क्वालिटी एज पर द परचेज रिक्वेजिशन at the price, term and condition agreed upon it. It is a commitment on the part of the purchaser to accept the delivery of goods contained in the purchase order. कुछ भी नहीं है। परचेज ऑर्डर बेसिकली क्या है, परचेज डिपार्टमेंट ने एक परचेज ऑर्डर निकालना है। परचेज रिक्वेजिशन नोट जो परचेज डिपार्टमेंट ने जो कि खरीदेगा वो क्या करेगा, ये परचेज ऑर्डर निकालेगा, उसमें लिखा होगा कि ये वाला मटेरियल चाहिए, ये क्वांटिटी में चाहिए, ये क्वालिटी में चाहिए और इतने टाइम तक चाहिए। परचेज ऑर्डर में लिखा, वो परचेज ऑर्डर देगा सप्लायर को, सप्लायर से कहेगा भैया ये परचेज ऑर्डर है, मुझे ये चीज खरीदनी है, बस सिंपल यही होता है परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर में क्या होता है, एक सिलेक्टेड सप्लायर होगा, आपके बहुत सारे सप्लायर होंगे, उसमें से कोई सिलेक्टेड सप्लायर जो होगा
आपके पास आपने जो सेलेक्ट करा कि भाई मुझे इस सप्लायर से सामान खरीदना है, ये प्राइस का बढ़िया लग रहा है, इसी से सामान खरीदना है, तो उससे आप सामान खरीद लेंगे। एक परचेज ऑर्डर एक रिटर्न रिक्वेस्ट होती है, एक सेलेक्टेड सप्लायर को देते हैं कि जिससे हमें सामान खरीदना है, हम उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि सर ये चीज़ हमें खरीदनी है। जैसे कि आप कभी घर का सामान लेकर आते हैं और बहुत सारा सामान है, तो एक पर्ची में लिख देते हैं, आप पर्ची में लिख देते हैं, पर्ची में जाकर पर्ची दुकानदार को पकड़ाते हैं, कहते हैं ये सामान दे दो भैया हमारे को। मान लेते हैं कि घर का राशन लेकर आना है और कभी आप जाते नहीं हो राशन लेने, पहली बार आप गए, आपकी मम्मियाँ ही जाती है राशन लेने घर का, मतलब पूरा घर का सामान वगैरह खाने का राशन जितना भी है। अब पहली बार आप गए तो आपको थोड़ा ना पता है कि क्या क्या लेकर आना है, आपने लिख लिया पर्चा, जो पर्चा आपने लिखा उसमें सारा लिख दिया कि भाई मुझे ये इतना चाहिए, चीनी इतने किलो चाहिए, नमक इतना चाहिए, नमक 2 पैकेट, ये सब इतना, चावल इतना, दाल वाल जो भी है वो इतनी चाहिए। आपने पर्ची बना ली, वो पर्ची अपने सप्लायर को दे दी जिससे आपको खरीदना था, कहा कि भाई ये पैक कर दे, बस दैट परचेज नोन एज परचेज ऑर्डर, सिंपल। चलो वही कि भाई परचेज ऑर्डर में बेसिकली अगर प्रॉपर्ली काम करे, परचेज ऑर्डर नंबर होता है, परचेज ऑर्डर डेट होती है, सप्लायर का नेम और उसका एड्रेस होता है, में एक कोड होता है मटेरियल कोड, मटेरियल डिस्क्रिप्शन होता है, ग्रेड एंड अदर पार्टिसिपेशन ऑफ द मटेरियल, मतलब ग्रेडिंग सिस्टम होता है कि किस टाइप का ए मटेरियल चाहिए, 8 ग्रेड का चाहिए, मतलब अच्छा क्वालिटी का, थोड़ा लो क्वालिटी का, थोड़ा ये सब डाटा इसके अंदर दे रखा है। प्राइजेस क्या है, टैक्स कितना है, कहाँ डिलीवर करना है, टैक्स टर्म एंड कंडीशन, टर्म कैसी है पेमेंट की, उधार पे दे रहे हो तो कितने महीने बाद पेमेंट करनी होगी, कैश में है तो इमीडिएटली कैसे करनी होगी पेमेंट, ये सब बातें यहाँ पर लिखी है परचेज ऑर्डर का मतलब। तो एक लाइन में कहे तो परचेज ऑर्डर क्या है, जब परचेज डिपार्टमेंट को सामान खरीदना होता है, मटेरियल खरीदना होता है, तो वो एक सप्लायर को सेलेक्ट करता है और सप्लायर को एक पर्ची दे देता है, एक डॉक्यूमेंट दे देता है परचेज ऑर्डर, उसमें सबको डिटेल लिखी होती है, ये सामान इतना इतना किलो में, इतना इतना ग्राम, जो भी है किसी क्वांटिटी में क्वालिटी में चाहिए, शब्द पकड़ा और वो भेज देगा, डिलीवर कर देगा, उसमें लिखा भी होता है डिलीवर कहाँ। आ जाइए, अगला पॉइंट हमारा आता है मटेरियल ट्रांसफर नोट। अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है दोस्त, मटेरियल ट्रांसफर नोट। मटेरियल ट्रांसफर नोट भी एक डॉक्यूमेंट है। अभी तक जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ सारे डॉक्यूमेंट है, ये अलग अलग नाम आपको जानने को याद तो करना नहीं है, आपने सब कुछ पढ़ लिया, मटेरियल रिक्विजिशन, परचेज रिक्विजिशन, परचेज ऑर्डर, बिल ऑफ मटेरियल, 4 बातें पढ़ाई, चारों बात आपके माइंड में सेट हो गई होगी क्या क्या बोलता है, ठीक है। मटेरियल ट्रांसफर नोट, मटेरियल ट्रांसफर नोट इज अ डॉक्यूमेंट यूज फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। और नाम से पता चल रहा है भाई ट्रांसफर नोट है, भाई एक डिपार्टमेंट में मटेरियल पड़ा हुआ है, उस डिपार्टमेंट में वो मटेरियल यूज नहीं हो रहा, एक फैक्ट्री है, एक डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट में कोई प्रोडक्ट बनता होगा, दूसरे डिपार्टमेंट में भी कोई प्रोडक्ट बन रहा है। अब जिस डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट बन रहा था उसका बन चुका है और कुछ मटेरियल हमारा पेंडिंग रह गया, तो हम उससे अब रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया आपका पास जो मटेरियल पड़ा है जिसका कोई यूज नहीं है उसको दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर कर दो। जिस डॉक्यूमेंट देकर रिक्वेस्ट करेंगे उस डॉक्यूमेंट का नाम होगा मटेरियल ट्रांसफर नोट, सिंपल। अच्छा पढ़ लेते हैं एक बार। मटेरियल ट्रांसफर नोट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है यूज फॉर ट्रांसफरिंग द मटेरियल फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट, या वन साइट टू अनदर साइट, या वन जॉब टू अनदर जॉब, जो आपको कह लो, डिपार्टमेंट कहना है, साइट्स कहनी है। जैसे कंस्ट्रक्शन कंपनी है, आप क्या है कॉन्ट्रैक्टर, आप एक साइट तो पकड़ोगे नहीं, कॉन्ट्रैक्टर हो तो आपने पकड़ी होगी 4-5 साइट। अब आपने कहा भाई मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं घर वर बनाता हूं, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूं, आपने 5 घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है। अब पहले घर में देखा कि सभी में आपका मटेरियल लग रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है बेसिकली इकट्ठा लमसम कहता है कि भाई इतना पैसा लगेगा आपका, इतना घर बनाना, सारा मटेरियल मेरा लगेगा। अब भाई 10 कट्टे सीमेंट पड़े हुए हैं एक साइड पर, उसका साइड का काम खत्म हो चुका है, तो क्या वो सीमेंट के गट्टे फेंक दे? नहीं भाई, सीमेंट के गट्टे किसी और साइड में लगा दो। तो अब क्या होगा, साइड टू साइड जब ट्रांसफर करा जाता है तो कंपनीज के अंदर जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करा जाता है गुड्स को, तो रिक्वेस्ट करी जाती है, और एक डॉक्यूमेंट, जिस डॉक्यूमेंट में आप रिक्वेस्ट करोगे उस डॉक्यूमेंट को मटेरियल ट्रांसफर नोट कहा जाएगा। अच्छा, ये रिक्वेस्ट कब कब करी जाएगी इसके बारे में कह रहा है, ग्रेट अर्जेंसी फॉर सच मटेरियल। आपको एक साइड में सीमेंट के कट्टे चाहिए थे पर दूसरे साइड में भी वहां पर जरूरत है, पर इधर ज्यादा इमरजेंसी है, तो हमने रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई अपने सीमेंट के कट्टे मुझे दे दो यार, मुझे अभी जरूरत है, बाद में जब मेरे पास आएंगे तो मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। तो अब उसको रिक्वेस्ट करने के लिए मटेरियल ट्रांसफर नोट देना होगा। वेयर टू जॉब आर बीइंग एग्जीक्यूटेड साइड बाय साइड और वेरी नियर टू ईच अदर। भाई एक साइड यहाँ चल रही है बगल में, दूसरी साइड ये बगल में चल रही है, मतलब दोनों की, मतलब 2 घर एक साथ बन रहे हैं। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर सीमेंट खत्म हो गया है, अब दुकानदार को फोन करे कि भाई सीमेंट भिजवा दो एक साइड पर, वो कह रहा है जी अभी तो नहीं, घंटा लगेगा, तब तक यहाँ से खींच के यहाँ लिया है। इमरजेंसी तो ठीक है, इमरजेंसी में तो दे देगा चलो, पर नियर बाई है भाई, अभी तो जरूरत है और इमरजेंसी नहीं है, बट काम ना रुके, चलो चलो यहाँ से यहाँ। तो जब 2 नियर साइट होती है, जब 2 डिपार्टमेंट नियर में होते हैं तो आपस में ट्रांसफर कर सकते हैं मटेरियल। फ्रीक्वेंटली शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल,
क्या होता है फ्रिक्वेंटली का मतलब क्या हो कि भाई लगातार होता रहता है, कभी यहाँ से मटेरियल यहाँ चले आता है, कभी यहाँ से यहाँ चले आता है, क्योंकि दोनों एक ही पर्सन की साइट है, यहाँ से यहाँ चले जाता है, तो फ्रिक्वेंटली मटेरियल शिफ्ट होता रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ऐसे हो सकता है। इफ गुड्स आर पेरिशेबल नेचर, वेजिटेबल्स, अगर एक डिपार्टमेंट में ऐसे गुड्स रखे हुए हैं जो खराब होने वाले नेचर के हैं, पेरिशेबल नेचर के हैं, जो खराब हो जाते हैं, वेजिटेबल टमाटर्स हो गए बड़ी जल्दी सड़ जाते हैं, है ना, केले हो गए, वो सड़ते नहीं है कभी केले, पर पिलपिले हो जाते हैं, गीले हो जाते हैं, तो ऐसे में वो खराब ना हो इसलिए दूसरे डिपार्टमेंट में देकर वहां पर उसको कंजम्पशन की जा सकती है। तो मटेरियल ट्रांसफर नोट आपको समझ में आ गया। एक लाइन में कहे तो मटेरियल ट्रांसफर नोट क्या है, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में मटेरियल शिफ्ट किया जाता है तो उसके लिए आपको मटेरियल ट्रांसफर नोट एक डॉक्यूमेंट है जो कि आपको रिक्वेस्ट करनी होगी उस डिपार्टमेंट से जिससे आपको शिफ्ट करवाना है दूसरे डिपार्टमेंट में। होपफुल आपको क्लियर हो गया है वाला पॉइंट। अब आ गया मटेरियल रिटर्न नोट। अब छोटे छोटे जल्दी से पढ़ेंगे। मटेरियल रिटर्न नोट भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है विद गुड्स रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री बैक टू द स्टोर। अब स्टोर वाला है एक, मान लीजिए आप स्टोर में हो, मैं फैक्ट्री में काम करता हूं, आप स्टोर पे काम करता हो, आप स्टोर कीपर हो। अब मेरी फैक्ट्री के अंदर क्या है, मेरी फैक्ट्री के अंदर कुछ गुड्स ऐसे हैं जो मुझे रिटर्न करने हैं। रिटर्न के रीजन हो सकते हैं या तो मेरे पे एक्स्ट्रा आ गए या ये गुड्स थोड़े डिफेक्टिव है, मेरे काम के नहीं है ना रिटर्न में। तो कह रहा है मटेरियल रिटर्न गुड्स नोट्स इज अ डॉक्यूमेंट अकम्पनीड विद द गुड्स रिटर्न फ्रॉम द फैक्ट्री बैक टू द स्टोर। अब मैं कह रहा हूं कि यार ये गुड्स मुझे रिटर्न करने हैं तो मैं आपको एक मटेरियल रिटर्न नोट्स दूंगा। मैं कहूंगा भैया इतने गुड्स है मुझे आपको रिटर्न करने हैं क्योंकि ये मेरे न्यूज में नहीं आ रहे। हो सकता है मेरे को ज्यादा मिल गया हो सकता है उसमें कुछ ऐसे गुड्स हो जो मेरे यूज में ना हो, मेरे डिफेक्टिव गुड्स हो या मेरे को यूज ना आ रहे हो, इसलिए मैं रिटर्न कर दूंगा। जब फैक्ट्री से गुड्स रिटर्न होंगे स्टोर पे, दैट इज उस टाइम पे जो डॉक्यूमेंट इशू करा जाएगा उसको मटेरियल रिटर्न नोट कहा जाएगा। मटेरियल रिटर्न और ट्रांसफर में क्या है, ट्रांसफर में यही है जैसे कि अभी मैंने ऊपर पढ़ा, ट्रांसफर ही तो पढ़ा था शायद ऊपर, अच्छा 2 बार कर रहा है, वही है सिंपल। मटेरियल ट्रांसफर नोट वो डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब ट्रांसफर करा होता है, स्टोर पे नहीं। देखो एक हो गया फैक्ट्री टू फैक्ट्री ट्रांसफर करना, इस फैक्ट्री में काम हो रहा था, सेम कंपनी के अंदर 2 प्लांट लगे हुए, एक प्लांट में काम हो रहा है दूसरे में भी काम हो रहा है, मान लो एक डिपार्टमेंट है दूसरा, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांसफर होगा तो मटेरियल ट्रांसफर नोट। डिपार्टमेंट से वापसी स्टोर पे चले गया गोडाउन में तो मटेरियल रिटर्न नोट। अब ये 2 एक स्टोर्स होते हैं, एक होता है सेंट्रलाइज्ड स्टोर, एक होता है डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर। अच्छा मैं आपको एक बार दिखा देता हूं कि मटेरियल में कितनी थ्योरी है, इसको छोटा करके दिखाते हैं, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो मैं बता देता हूं। मटेरियल सेंट्रलाइज नोट पढ़ना है, डिसेंट्रलाइज पढ़ना, बिन कार्ड, स्टोर लेजर। अच्छा बिन कार्ड मैं आपको ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, मैं अपनी मटेरियल वाली चैप्टर वाली क्लास में, ये भी यूट्यूब पर अपलोड है तो आप इसको देख सकते हैं वहां पर। मुझे वीडियो नंबर याद नहीं है बट एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बिन कार्ड ही कराया और कुछ नहीं कराया। अब वो लास्ट वाली वीडियो है मटेरियल की, वो कौन सी है मुझे याद नहीं, पर बिन कार्ड पूरा का पूरा डिटेल में करा रखा है। अभी आपको नहीं दिख रहा था कोई बात नहीं, बता रहा हूँ। बिन सेंट्रल स्टोर है, डिसेंट्रलाइज स्टोर है, बिन कार्ड है वो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका, स्टोर लेजर है। बिन कार्ड और स्टोर में डिफरेंस बताइए। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम इंपॉर्टेंट है, कभी कभी परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम को शॉर्ट नोट में पूछ लेता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इसके बारे में पूछ लेता है, इतना लिखना बस बहुत है। पीरियड स्टॉक एबीसी एनालिसिस, वेट एनालिसिस, ओके। इसके बाद एफएसएन एनालिसिस, ठीक है। हाँ, एक क्लास में तो नहीं होता ये, मतलब होने को तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एक क्लास में नहीं होगा, बट ये है कि मैं ज्यादा बड़ी बड़ी क्लास बनाता नहीं। वैसे भी थ्योरी है, लगातार बोलना है नॉन स्टॉप। आ जाइए जब तक जैसे जैसे चल रहा है चलते रहते हैं। सेंट्रलाइज्ड नोट होते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड नोट होते हैं, इन दोनों में फर्क क्या है। हाँ तो सेंट्रलाइज्ड स्टोर और डिसेंट्रलाइज्ड स्टोर क्या होते हैं, देखिए द यूजुअली प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द कंसर्न is to have a central store, separate store to meet the requirement of each production department are not popular because of heavy expenditure involved। देखिए क्या होता है, मान लीजिए एक ऐसा स्टोर जो एक जगह खुला हुआ है किसी एक कंपनी पे और वहीं से सभी स्टोर सभी डिपार्टमेंट में सामान जा रहा है। बेसिकली क्या कह रहा है, सेंट्रल स्टोर ऐसा स्टोर होता है कि हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग से स्टोर नहीं खोलेंगे। एक स्टोर है भैया यहीं से ले लो सारी जगह जो भी लेने हैं, आपको ये वाला सामान चाहिए ये वाला एक स्टोर से ले लो, मतलब एक स्टोर रहेगा। 10 डिपार्टमेंट है कंपनी के अंदर, 10 के 10 डिपार्टमेंट के लिए एक ही स्टोर रहेगा। इसको सामान चाहिए इसी स्टोर पाएगा, इसको सामान चाहिए इसी स्टोर पाएगा, इसको सामान चाहिए इसी स्टोर पाएगा, 10 के 10 एक ही। तो सेंट्रल स्टोर का बेसिकली काम क्या होता है कि
आपके पास नंबर्स ऑफ डिपार्टमेंट ज्यादा है, उनके लिए सेपरेट स्टोर मत खोलिए कि यार एक डिपार्टमेंट है इसके लिए सेपरेट स्टोर खोल देता हूँ कि ये डायरेक्टली इससे कांटेक्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, हैवी एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट आएगी, एडवर्टाइजमेंट कह रहा हूँ, हैवी कॉस्ट आएगी खोलने की। भाई एक स्टोर में एक आदमी बिठाना होगा, या 2 बिठा दोगे, 3 बिठाओगे, 10 स्टोर खोलोगे तो 10 आदमी बिठाना होगा ना, तो 10 के 10 को पैसा देना होगा। अगर एक ही स्टोर खोलते उसमें 5 बिठा दोगे तब भी तो 5 की कॉस्ट बची रही है आपकी बात। तो सेंट्रल स्टोर क्या कहता है, द यूजुअली प्रैक्टिस इन मोस्ट कंसर्न, भाई सभी बेहतर कंपनीज के अंदर हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग स्टोर नहीं खोला जाता जो उनकी हेल्प करेगा सामान वामान देने में। एक ही स्टोर खोला जाता है, सभी डिपार्टमेंट उससे अपनी हेल्प लेते हैं, सामान कुछ चाहिए होगा, कुछ रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी आपको मतलब किसी भी टाइप का अगर स्टोर से कोई सामान, स्टोर में क्या होता है सामान रखा होता है जो कि किसी चीज को चाहिए होगा किसी को, है ना। हम भी जाते हैं जनरल स्टोर देखते हैं, वहां भी तो सामान ही रखा होता है जो हमारे को नीड होती है। सिंपली कंपनी के अंदर भी एक ऐसा स्टोर है जो डिपार्टमेंट को जरूरत होती है, तो उसके लिए एक खोलोगे तो सेंट्रल स्टोर, हर एक डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग खोलोगे तो डिसेंट्रलाइज स्टोर। सिंपल यही बातें कह रहा है कि यूजुअली प्रैक्टिस इन मोस्ट ऑफ द कंसर्न इज टू बी हैव सेंट्रल स्टोर। कह रहा है हर जगह कंपनी के अंदर सेंट्रल स्टोर ही खोले जाते हैं, क्योंकि सेपरेट स्टोर टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ ईच प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर नॉट पॉपुलर, बिकॉज हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए अगर आप सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग स्टोर खोल देंगे तो वो हैवी एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व हो जाएगा दोस्तों उसके अंदर। इसलिए एक ही स्टोर खोलो जो अलग अलग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स की नीड्स को पूरा करे, ये कहने की कोशिश कर रहा है। तो सेंट्रल स्टोर के अंदर एक ऐसा स्टोर होता है जो सभी 10 के 10 या 15 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है सभी की नीड्स को फुलफिल करेगा जो भी उनको चाहिए होगा, इसको सेंट्रलाइज स्टोर कहते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डिसेंट्रलाइज स्टोर की, इसमें क्या होता है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि आप 10 अलग अलग स्टोर खोल रहे हो, हर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की नीड को पूरा करने के लिए स्टोर खोला जा रहा है। इसके लिए हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कॉस्ट लगेगी। अंडर दिस स्टोर इंडिपेंडेंट स्टोर आर सिचुएटेड इन वेरियस डिपार्टमेंट, हैंडलिंग ऑफ स्टोर अंडरटेकन बाय द स्टोर कीपर इन ईच डिपार्टमेंट। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि डिसेंट्रलाइज में क्या होता है, आपके पास 10 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, 10 के 10 के लिए आपने एक स्टोर खोला जो उनकी नीड्स को, प्रोडक्शन नीड्स को फुलफिल करेगा, और हर एक स्टोर खोलने पर आपको स्टोर कीपर रखना होगा। भाई क्या करोगे, मटेरियल एक ही गोडाउन में रख दो ना, 10 गोडाउन की खोल रहे हो, 10 अलग अलग जगह प्रोडक्शन होती है, तो एक गोडाउन रखो, वहां एक स्टोर किया, 2 बैठा लो और एक ही में रख दो सबका सामान, सामान ही तो देना है, अलग अलग सेट कर देना। अलग अलग स्टोर खोलोगे हैवी एक्सपेंडिचर होगा, तो अलग अलग आप स्टोर खोलते हैं सभी डिपार्टमेंट के लिए, सभी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए, तो उसके लिए आपको हैवी एक्सपेंडिचर लगेगा। अगर आप अलग अलग खोलोगे तो डिसेंट्रलाइजेशन, एक ही खोलोगे सबके लिए तो सेंट्रलाइजेशन स्टोर। समझ में आ गया, डिसेंट्रलाइज स्टोर और सेंट्रलाइज स्टोर क्लियर हो गया। बाकी कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, ये मैंने लिखवाया नहीं। बिन कार्ड में ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बिन कार्ड में बेसिकली क्या होता है, अगर एक बार लाइन पे पढ़े तो देखो, कह रहा है बिन कार्ड एक क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होता है जिसके अंदर बताया जाता है कि कब मटेरियल आया, कब जा रहा है, एंड मटेरियल क्लोजिंग स्टोर बैलेंस क्या है, मतलब स्टोर के अंदर मटेरियल का रिसिप्ट कब हुआ, कब कितना मटेरियल आया, कितना मटेरियल स्टोर से जा रहा है और कितना मटेरियल स्टोर पे पड़ा है। ये 3 बातें जिस डॉक्यूमेंट में लिखी होगी, दैट डॉक्यूमेंट इज नोन एज बिन कार्ड। बिन कार्ड बेसिकली रिकॉर्ड करने का एक तरीका है। आप किस चीज का रिकॉर्ड कर रहे हो कि स्टोर के अंदर कितना मटेरियल आया, स्टोर से कितना जा रहा है और स्टोर में कितना क्लोजिंग बैलेंस पड़ा है इन एंड, महीने के एंड में, 15 दिन एंड में, तो वो आपके पास बिन कार्ड की जरूरत होती है। ये वाली मेरी मटेरियल वाली क्लास के अंदर मिल जाएगा बिन कार्ड, मेरी मटेरियल वाली क्लास के अंदर आपको जरूर मिल जाएगा, 100% कह रहा हूं। मटेरियल वाली क्लास मैंने यूट्यूब पर डाल रखी है दोस्तों, पूरा मटेरियल चैप्टर यूट्यूब पर डाल रखा है। दीपक क्लासेस यूट्यूब चैनल जो आप देख रहे हो अभी, इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बड़ी मेहनत लगती है, नोट्स खुद प्रिपेयर करने होते हैं, फिर पढ़ाना होता है, और बहुत सारे जने सब्सक्राइब नहीं करते, बेनिफिट उठा लेते हैं। कोई बात नहीं, बेनिफिट ले लीजिए, कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट सब्सक्राइब में कुछ जाता रहा नहीं है ना भाई। मटेरियल वाली क्लास के अंदर बिन कार्ड के ऊपर मैंने थ्योरी करवा रखी है, प्लस बिन कार्ड के ऊपर थ्योरी करा रखी है। एक क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था, पास्ट ईयर पेपर में एक क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने उसमें करा है।
तो आप वो जाकर एक बार देख लीजिए, बिन कार्ड प्रॉपर्ली आपको समझ में भी आ जाएगा, और बिन कार्ड बनाते कैसे है वो भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। मटेरियल क्लास आपको ढूंढनी होगी, मैं बता देता हूँ। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सीएमए इंटर कॉस्ट अकाउंटिंग वाली क्लास सब्जेक्ट में 35 लेक्चर होंगे, तो मटेरियल वाला 35वां लेक्चर आप एक बार ट्राई मान लेना, 35 से मतलब लास्ट वाला लेक्चर से एक बार ट्राई मान लेना, आपको मिल जाएगा, जो कि पक्का। हाँ जी दोस्तों, मैंने देख लिया है, लेक्चर 35 मिल जाएगा आपको, 35 लेक्चर में मिल जाएगा आपको। और वो कौन से टाइमिंग में स्टार्ट है 35 लेक्चर से, 20 मिनट्स के बाद जाकर देखिएगा, आपको मिल जाएगा 35 लेक्चर 20 मिनट के बाद। बिन कार्ड की डेफिनेशन, यही वाली डेफिनेशन पढ़ाई है, साथ में बिन कार्ड की डेफिनेशन के साथ साथ मैंने उस पर एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी कराया और बनाना बताया कि कैसे बनता है। ठीक है जी, बिन कार्ड आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। मैं यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि वहां डीपली पढ़ा रखा है यार, यहाँ तो थ्योरी बेस पढ़ाना है, आपको समझाना है, वहां पर डीपली पढ़ा रखा है क्योंकि इसके यहाँ पर क्वेश्चन भी करा। डीपली का मतलब ये हुआ कि आपको थ्योरी तो पढ़ाई है, साथ में उसके यहाँ पर बनाना भी सिखाया है, इसको डीपली कहा। ठीक है, आइए, स्टोर लेजर बेसिकली क्या है? स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय द कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। स्टोर लेजर आप बनाते हैं जिसके अंदर आप फीफो लीफो वगैरह करते थे, स्टोर लेजर ही तो था वो, है ना। फीफो की आपकी कैलकुलेशन जिस स्टेटमेंट में लेजर में बनाए थे, या फीफो के क्वेश्चन करे थे, वेटेड एवरेज के, सिंपल एवरेज, दैट इज कॉल्ड स्टोर लेजर, जो कि कॉस्टिंग डिपार्टमेंट आता है। स्टोर लेजर इज मेंटेन बाय कॉस्टिंग डिपार्टमेंट टू मेक ऑल रिकॉर्ड ऑफ रिसिप्ट, इशू ऑफ मटेरियल विद क्वांटिटी, वैल्यू, सम, यूनिट, रेट आल्सो। अब सर ये भी रिसिप्ट करता है, स्टोर लेजर में भी यही हो रहा है कि भाई अगर मटेरियल आएगा जाएगा तो उसकी रिकॉर्डिंग करनी है स्टोर लेजर के अंदर, जो बनाता है कॉस्टिंग डिपार्टमेंट। अब मटेरियल जो आपका ये है बिन कार्ड है, ये क्या है फिर? इसमें उसमें डिफरेंस क्या है? वहां भी तो रिसिप्ट और वो होता है, तो दोनों ही सेम है, इसलिए दोनों ही सेम ना लगे आपको, इसलिए मैंने आपको डिफरेंसेस बताया है। आज दोबारा देख लो, स्टोर लेजर मेंटेन कौन करता है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट के कॉस्ट वाले लोग, ठीक है जी, जैसे हम लोग। टू मेक अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल रिसिप्ट, इशू ऑफ मटेरियल विद अ क्वांटिटी वैल्यू। भाई कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी में और कितने प्राइस में इशू हुआ, कितना मटेरियल कितनी क्वांटिटी कितने प्राइस में आया, ये सब रिकॉर्ड किया जाएगा, जिस लेजर पे रिकॉर्ड किया जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉस्टिंग लेजर और स्टोर लेजर, और उसको बनाता कौन है? कॉस्टिंग डिपार्टमेंट बनाता है। अब डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। डिफरेंस मैंने जानबूझ के लिखे हैं क्योंकि दोनों ही एक जैसे है, दोनों में ही रिसिप्ट ऑफ मटेरियल रिकॉर्ड और इशू ऑफ मटेरियल ये सब रिकॉर्ड करते हैं, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस देखियो ध्यान से, पहला डिफरेंस देख रहे हैं कि इट इज मेंटेन बाय द स्टोर कीपर। याद रहेगा, बिन कार्ड कौन मेंटेन करता है? स्टोर कीपर। यहां पर देखते हैं कि स्टोर में कितना आया, स्टोर से कितना गया, ठीक है जी। और यहां पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में जहां हम लोग एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट बनकर जाएंगे और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करेंगे, तो हम लोग बनाएंगे स्टोर लेजर, जिसमें हम फीफो लिफो करेंगे, और बिन कार्ड बनाता है स्टोर कीपर। याद रहेगी। दूसरा, इट कंटेन ओनली क्वांटिटेटिव डिटेल, मटेरियल रिसीव्ड, इशू और रिटर्न टू स्टोर। इट कंटेन इंफॉर्मेशन बोथ क्वांटिटी एंड वैल्यू। यहां पर बताया जाएगा, यहां पर बिन कार्ड में सिर्फ क्या बताया जाता है कि भाई 10 किलो मटेरियल आया, 20 किलो मटेरियल आया, 100 टन मटेरियल आया, 100 टन मटेरियल आया, 1 टन मटेरियल आया, ऐसा। पर स्टोर लेजर में क्या बताया जाएगा? 10 टन मटेरियल आया, 1 टन इतने रुपए का, वैल्यू भी बताई जाती है। क्वांटिटी तो बताई जाएगी, साथ में वैल्यू बताई जाती है स्टोर लेजर के अंदर, जबकि बिन कार्ड में सिर्फ क्वांटिटी बताई जाएगी, वैल्यू नहीं। डिफरेंस दूसरा। तीसरा, एंट्री आर मेड व्हेन ट्रांजैक्शन टेक प्लेस। एंट्री आर मेड, इट ऑलवेज पोस्ट आफ्टर ट्रांजैक्शन। जिस टाइम ट्रांजैक्शन होगी, जिस टाइम मटेरियल आएगा, उसी वक्त एंट्री लिखनी होगी, इतना मटेरियल आया। स्टोर कीपर बैठा होगा गोडाउन के गेट पर, हाँ भाई इतना मटेरियल अंदर करो, ठीक है, इतना मटेरियल, अच्छा ये बाहर आ रहा है, चलो बेटा बाहर चलो। ये एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन एंट्री रिकॉर्ड करनी पड़ती है, पर यहां पर ट्रांजैक्शन होने के बाद में आप ये बना सकते हैं स्टोर लेजर। जरूरी नहीं है एट द टाइम करना, पर इसको एट द टाइम करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अच्छा, अगला, ईच ट्रांजैक्शन इज इंडिविजुअली पोस्टेड, ईच ट्रांजैक्शन में बी समराइज एंड देन पोस्टेड। इंडिविजुअली मतलब मटेरियल एक बार इतना आया, अगर दिन में 100 बार मटेरियल आया ना, हर एक ट्रांजैक्शन को लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर 100 बार मटेरियल आ रहा है ना, तो नेट कितना मटेरियल पड़ा, ये भी आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, मतलब यहाँ समराइज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर हर एक ट्रांजैक्शन आपको लिखनी पड़ेगी, हर एक ट्रांजैक्शन यहाँ पर इंडिविजुअली पोस्ट करनी पड़ती है, यहाँ पर समराइज करके भी लिख सकते हैं, कम छोटा करके भी कर सकते हैं कि भाई आपने कहा 1 घंटे बाद वाला मटेरियल आया, 2 घंटे बाद, 1 और घंटे बाद फिर आया, आधे घंटे बाद फिर आया, तो पहले 1 घंटे, पहले 3 घंटे में 10 बार मटेरियल आया,
तो आप पहले 3 घंटे में जो 10 बार मटेरियल आया आपको 10 के 10 बार अलग अलग लिखना होगा बिन कार्ड में। पर स्टोर में क्या होगा, पहले 3 घंटे में जो 10 बार इकट्ठा जोड़ के लिख दो कि टोटल 3 घंटे में इतना आ गया, समराइज्ड। आया समझ में? यहाँ पर क्या होगा, पहले 10 बजे आ रहा है, ठीक है मटेरियल, फिर 10:15 पे एक और बार आया, 10:25 पे आया, 10:40 पे आया, 11 बजे आया, 11:30 बजे आया, ऐसे करके 3 घंटे में 10 बार मटेरियल इन हुआ है रिसिप्ट हुई। ये एक एक ट्रांजेक्शन लेगा, हर एक टाइम के अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन लिखेगा, भाई इतने बजे आया, इतना मटेरियल आया, इतना मटेरियल, इतने बजे इतना मटेरियल आया, इतने बजे याला मटेरियल आया, इतना बजे याला मटेरियल आया। क्या करेगा, क्या समराइज करो ना, अलग अलग क्यों लिखे, सीधा ही बताओ कि टोटल कितना मटेरियल रिसिप्ट हुआ है हमारा, डालो सीधा सीधा। फीफो में तो यही करते थे ना, डेट के अकॉर्डिंग करते थे, टाइम के अकॉर्डिंग थोड़ा ना करते थे, डेट के अकॉर्डिंग, भाई इस दिन पे टोटल इतना मटेरियल आया, सीधा इकट्ठा कर दो, समराइज फॉर्म। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर आर नॉट अपीयर इन एन बिन कार्ड, मटेरियल ट्रांसफर वन जॉब टू अनदर जॉब आर रिकॉर्डिंग फॉर अ कॉस्टिंग पर्पस। बिन कार्ड के अंदर याद करो, आपने फीफो में पढ़ा था, जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जा रहा तब भी आप रिकॉर्ड करते थे कि हमारे यहाँ डिपार्टमेंट से तो निकल गया भैया मटेरियल। तो स्टोर लेजर के अंदर जब एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट ट्रांसफर करते हैं तो कॉस्टिंग पर्पस के रिकॉर्ड किया जाता है। डिपार्टमेंट टू इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर कहते हैं, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जब मटेरियल ट्रांसफर होता है दैट इज कॉल्ड इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर। इसमें रिकॉर्ड किया जाता है, इसमें नहीं रिकॉर्ड किया जाता। खत्म हो गया जी, क्लियर हो गया, समझ में आ गया डिफरेंसेस। ठीक है, ये आपकी नॉलेज के लिए। अब जो ये है ये आपका इंपॉर्टेंट है, पेपर में आने के चांस है 1, 2, एबीसी एनालिसिस 3, वेड एनालिसिस 4, ये आ गया FSN 5 बज गए, ये तो छोटे छोटे हैं ये दोस्तों। अब मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, मेरी नेक्स्ट क्लास है इसलिए मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी थ्योरी कंप्लीट करा दूंगा। ये सब थ्योरी जो है प्रैक्टिकल में आप पढ़ चुके हो, इसलिए आपको जल्दी हो जाएगा। मल्टीपल चॉइस से नेक्स्ट क्लास में होगा, मतलब 3 क्लास में मटेरियल की थ्योरी खत्म हो जाएगी। एक क्लास ये हो गई, दूसरी क्लास एक और थ्योरी की हो जाएगी जिसके अंदर रिमेनिंग थ्योरी करा दूंगा, एंड तीसरी क्लास मटेरियल चैप्टर की आपको मिल जाएगी। और तीसरी क्लास के नीचे आपको एक ऐसा गूगल ड्राइव लिंक दूंगा जिसके अंदर आप मटेरियल के चैप्टर के नोट्स उठाकर डाल सकते हैं, डायरेक्टली मिल जाएंगे आप। ठीक है जी, चलिए तो यहाँ पर आपको 3 क्लास में मटेरियल चैप्टर की थ्योरी करा दूंगा, उसके बाद लेबर ओवरहेड ऐसे चलता चले जाएगा। ठीक है जी, थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। पहली बार अगर चैनल पे है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों, वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने थ्योरी नहीं पढ़ी, जिनके टीचर ने थ्योरी नहीं पढ़ा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।